हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आपका हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं डील करने वाला हूँ द इलियड, एक ऐसी किताब, एक ऐसी पोएम, एक ऐसा एपिक जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। आज मैं सारे कन्फ्यूजन को दूर कर दूंगा। द इलियड जो कि आपके यूनिट 2 का फर्स्ट बुक है और इसका बुक 1 आप लोगों को पढ़ना है। इसे ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में एडवर्ड अर्ल ऑफ डर्बी के द्वारा। तो हम लोग आज जानेंगे कि इसमें है क्या, बच्चे क्यों कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है कि कैरेक्टर्स को दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से ढाल लेना है। अगर आप कैरेक्टर्स के मामले में क्लियर रहेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसे समझ जाएंगे, नहीं तो समस्याएं होंगी। खैर, मैं होने नहीं दूंगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन टू द इलियड। The Iliad is an ancient Greek epic poem by Homer. Iliad क्या है? एक ancient Greek epic poem है जिसे होमर ने लिखा। That was first published in 762 BC, जो कि 762 BC before Christ इसको पब्लिश किया गया। This epic poem is in dactylic hexameter, यह एक प्रकार का मीटर है, इसमें इसको लिखा गया है। Traditionally attributed to Homer, it has 15,693 lines ऑर्गेनाइज्ड इनटू 24 बुक्स। ये 24 किताबों में लिखी हुई है, यानी 24 बुक्स हैं इसके, और 15,693 लाइन्स की यह एपिक पोएम है। होमर्स इलियड जो है वो क्या करता है? डिस्क्राइब करता है द फाइनल ईयर ऑफ द ट्रोजन वार। एक ट्रोजन वार जो कि सिटी ऑफ ट्रॉय और ग्रीक्स के बीच में लड़ी गई लड़ाई है, जो कि 10 सालों तक चला। तो क्या है? होमर्स इलियड डिस्क्राइब्स द फाइनल ईयर ऑफ द ट्रोजन वार। ये अंतिम समय जो युद्ध हो रहा है उसके अंतिम समय का डिस्क्रिप्शन है इसमें। अ लीजेंडरी कन्फ्लिक्ट, यह संघर्ष किसके किसके बीच हो रहा है? बिटवीन एन अलायंस ऑफ ग्रीक। ग्रीक एक ग्रुप का नाम है, यानी मान लीजिए कि ग्रीक एक तरफ का दल है जिसमें अलायंस है, जिसमें 2-3 राजा लोग मिलकर लड़ रहे हैं। किसके खिलाफ? सिटी ऑफ ट्रॉय, जिनको ट्रोजन कहा गया। ठीक है, सिटी ऑफ ट्रॉय के रहने वाले क्या कहलाएंगे? ट्रोजन्स। इन एनाटोलिया, तो एनाटोलिया एक जगह है जहां पर यह युद्ध हो रहा है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं इस इलियड में। तो सबसे पहला हम लोगों को जानकारी यह रखना है कि इसमें 2 पार्टी हैं जिसके बीच युद्ध हो रहा है, 2 दल हैं। पहले ग्रीक्स हैं और दूसरे हैं ट्रोजन्स। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ग्रीक्स के बारे में। तो ग्रीक्स में सबसे महान योद्धा था जिसका नाम था एखेलिस, द ग्रेटेस्ट वॉरियर ऑफ द ग्रीक, सन ऑफ पेलस अ मॉर्टल, यानी एक मनुष्य का बच्चा, एंड थेटिस अ गॉडेस, एक देवी का। यानी इसके माता पिता में एक मनुष्य है और एक देवी है जिसका यह पुत्र है, बेटा है एखेलिस। नेक्स्ट है एगामेम्नॉन, द किंग ऑफ माइसीनिया एंड कमांडर इन चीफ ऑफ द एथेंस आर्मी। ठीक है, एथेंस आर्मी का वह सेनापति है और वह राजा है माइसीनिया का। मिनेलस जो किंग है स्पार्टा का, और छोटा भाई है द यंगर ब्रदर ऑफ एगामेम्नॉन एंड द हस्बैंड ऑफ हेलन, और वह पति है हेलन का। तो यहाँ बता दूं मैं हेलन के बारे में। हेलन जो है वह मिलेनस की पत्नी है। वह बहुत सुंदर है और इतनी सुंदर है कि उसे विश्व सुंदरी भी कहा गया है वहाँ। साथ ही साथ इसके कारण ही सारा युद्ध हुआ है। युद्ध के केंद्र बिंदु में हेलन ही है। ठीक है, नेक्स्ट है पैट्रोक्लस, द बेस्ट एंड बिलवेड फ्रेंड ऑफ एखेलिस। यह सबसे अच्छा दोस्त है एखेलिस का, दोनों बहुत ही गहरे दोस्त हैं। और लास्ट में है ओडिसिस, जो नेक्स्ट ग्रेट वॉरियर ऑफ ग्रीक्स आफ्टर एखेलिस। एखेलिस के बाद सबसे महान योद्धा कोई था तो ओडिसिस था, जिसका बहुत बड़ा योगदान है युद्ध को जीतने में। आइए जानते हैं ट्रोजन्स के बारे में। ट्रोजन्स कौन है? तो जो ट्रॉय का पार्टी है, ट्रॉय का जो दल है, उनको ट्रोजन्स कहा गया है। प्राइम जो है वो किंग है वहाँ का, द किंग ऑफ ट्रॉय। हेकुबा जो है वो क्वीन है ट्रॉय की। हेक्टर जो है वो सबसे बड़ा बेटा है प्राइम और हेकुबा का, और द ग्रेटेस्ट वॉरियर ऑफ ट्रॉय, और सबसे शक्तिशाली योद्धा कहलाता है ट्रॉय का। पेरिस जो है द सन ऑफ प्राइम एंड द यंगर ब्रदर ऑफ हेक्टर, और
पेरिस जो है वह छोटा भाई है हेक्टर का, और यही है जो हेलन को किडनैप कर लिया है और ले आया है। तो असल में दोनों के बीच में प्रेम हो गया है, ठीक है, हेलन और पेरिस के बीच में। और पेरिस से हेलन को छुड़ाना चाहता है उसका पति, जिसके कारण ही ये पूरा युद्ध हुआ है। तो पेरिस और हेलन जो है दे आर द सेंट्रल कैरेक्टर्स, जिसके कारण ये पूरा युद्ध हुआ, ट्रोजन्स वॉर। कुछ अदर कैरेक्टर्स भी हैं इसमें, जिसमें गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं, who also play very grand role in this war. There were several gods who played a role in the story. इस कहानी में उनका बहुत बड़ा योगदान है, including many of the Olympians such as Zeus, जो देवताओं का राजा है, हेरा, एथेना, पोसीडोन, अपोलो एंड एरिस। ये सारे कैरेक्टर्स हैं जो गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं। ट्रोजन्स की तरफ अपोलो है, जो कि सूर्य देवता जिनको हम कहते हैं, एफ्रोडाइट एंड एरिस हैं। ऑन द साइड ऑफ द ग्रीक्स आर पोसीडोन, हेरा एंड एथेना है। जियस जो है वो ट्राई करता है कि वह युद्ध में न्यूट्रल रहे, लेकिन उसकी पत्नी जो है वह उसे उकसाती है और कहती है कि वह मदद करे ट्रोजन्स का, ठीक है। रीजन फॉर द वॉर, युद्ध का कारण क्या है? The Trojan prince Paris abducts Helen of Sparta, and her husband Milenus persuades his brother Agamemnon, king of Mycenae, to form a mighty Greek army to get her back again. तो ट्रोजन के युद्ध में सबसे बड़ा योगदान जिसको कह सकते हैं, जिसके कारण युद्ध हुआ, हेलन का था। और इसमें पेरिस ने क्या किया था, वो हेलन को किडनैप कर लिया, जो कि स्पार्टा की रानी थी और मिलेनस की पत्नी थी। तो मिलेनस जो है अपने बड़े भाई एगामेम्नॉन को रिक्वेस्ट करता है कि वह एक ग्रीक आर्मी बनाए और ट्रॉय के खिलाफ युद्ध करे और उसे वापस लाया जाए, यानी हेलन को वापस लाया जाए। दे नो द एंडिंग, वे जानते थे कि अंत क्या होने वाला है, टू, एंड सो द इलियड डज नॉट बॉदर विथ दैट आइदर। सब जानते हैं कि आगे क्या होगा। तो होमर क्या करता है इसमें, होमर सीम्स मोर कंसर्न विद द यूनिवर्सल ट्रूथ द स्टोरी कैन रिवील। इसमें क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्या कहानी का जो अंत होगा, वो सब जानते हैं। एंड सो परहैप्स फॉर दिस रीजन ही जम्प्स राइट इनटू द स्टोरी, और वो सीधे सीधे कहानी की तरफ रुख कर देता है अपना। एंड आफ्टर ऑलरेडी 9 years ऑफ वॉर एंड सीज, और युद्ध के 9 साल हो चुके हैं और यह अंतिम समय का युद्ध है जो कि निर्णायक होगा। तो होमर आगे की कहानी कहना शुरू कर देता है। तो हम लोग देखते हैं कि बिगिनिंग ऑफ द बुक 1, यानी कि बुक 1 की शुरुआत जो आपके सिलेबस में है होती कहाँ से है। चूँकि पढ़ना आपको बुक 1 ही है, लेकिन इसमें अगर पूरी कहानी आप जान जाएंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बुक 1 जो है वो कहानी की शुरुआत है, और यह पूरी कहानी इसमें नहीं है, लेकिन मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा ताकि आप इसका इंटरेस्ट भी ले सकें और आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी बड़े एपिक को लिखने के पहले जो पोएट हुआ करता था वह याद करता था, आवाहन करता था म्यूज़ का, जो कि ज्ञान की देवी कहलाती हैं, और वह कहानी कहना शुरू करता है। और शुरुआत होती है एखियालिस के गुस्से से, द ग्रेटेस्ट ग्रीक हीरो, ठीक है। द पोएट इन्वोक्स अ म्यूज टू एड हिम इन टेलिंग द स्टोरी ऑफ द रेज ऑफ एखियालिस। एखियालिस के गुस्से के साथ एक कहानी की शुरुआत होती है, द ग्रेटेस्ट ग्रीक हीरो टू फाइट इन द ट्रोजन वॉर, जो कि ट्रोजन वॉर में फाइट करने वाला है। द नैरेटिव बिगिंस 9 years आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द वॉर, और 9 साल बीत चुके हैं लड़ाई के। एज द एथेंस सैक अ ट्रोजन एलाइड टाउन एंड कैप्चर 2 ब्यूटिफुल मेडन्स। ये लोग आक्रमण कर देते हैं एक शहर पर, ट्रोजन्स के एक शहर पर, और वहाँ से 2 कुंवारी कन्याओं को किडनैप कर लेते हैं, छैरसिस एंड ब्राइसिस। 2 लड़कियों को ये ले आते हैं। एगामेम्नॉन जो है, एगामेम्नॉन कमांडर इन चीफ ऑफ द एथेन आर्मी, टेक्स छैरसिस एज हिज प्राइज, यानी एगामेम्नॉन जो है वो छैरसिस को अपने पुरस्कार के रूप में रख लेता है। एखियालिस, वन ऑफ द एथेंस मोस्ट वैल्यूएबल वॉरियर्स, क्लेम्स ब्राइसिस, और एखियालिस जो है वो क्या करता है, ब्राइसिस को रख लेता है। तो यहाँ से शुरुआत हो जाती है कहानी की।
रिक्वेस्ट ऑफ क्राइसिस द फादर ऑफ द लेडीज, यानी इन दोनों का पिता जो है क्राइसिस, वो रिक्वेस्ट करता है क्या? क्राइसिस जो है वो चेरिसिस फादर, अ मैन नेम्ड क्राइसिस who serves as a priest of the god Apollo, begs Agamemnon to return his daughter and offers to pay an enormous ransom. जो इन दोनों बच्चियों का पिता है क्राइसिस, वो रिक्वेस्ट करता है, जो कि पुजारी है सूर्य का, अपोलो का, और वह एगामेमनन से रिक्वेस्ट करता है कि दोनों बेटियों को लौटा दिया जाए, ठीक है, और उसके बदले बहुत सारा पैसा देने के लिए तैयार हो जाता है. व्हेन एगामेमनॉन रिफ्यूजेस, लेकिन एगामेमनॉन रिफ्यूज कर देता है. तो जो क्राइसिस है वो अपोलो से प्रार्थना करता है, यानी भगवान सूर्य से प्रार्थना करता है मदद के लिए. फिर क्या होता है? प्लेग इन कंडीशन ऑफ एगामेमनन. तो अब पूरे सेना पर आफत आ पड़ती है और एक कंडीशन रखता है एगामेमनॉन. वो क्या है, आइए देखते हैं. अपोलो सेंड्स अ प्लेग अपॉन द ग्रीक कैंप. अपोलो की मदद से जो उन लड़कियों का पिता था वो सेना पर प्लेग का अटैक करवा देता है, बीमारी का, कॉजिंग द डेथ ऑफ मेनी सोल्जर्स, जिसमें बहुत सारे सिपाही मारे जाते हैं. आफ्टर 10 days ऑफ सफरिंग, 10 दिनों तक यह सफरिंग चलता है. एखेलिस कॉल्स एन असेंबली ऑफ द एथेंस आर्मी एंड आस्क फॉर अ सूदसेयर टू रिवील द कॉज ऑफ द प्लेग. तो एखेलिस जो है वो बुलवाता है एक भविष्यवक्ता को और उससे पूछता है कि इस प्लेग का कारण क्या है. तो कैलचास, जो कि एक पावरफुल सीयर है, जो कि भविष्य देखता है और भविष्यवाणी करता है, स्टैंड्स अप, आता है और कहता है एंड ऑफर्स हिज सर्विसेज, और अपनी सर्विसेज देता है, अपनी सेवा देता है उन लोगों को. दो ही फियर्स रिट्रीब्यूशन फ्रॉम एगामेमनॉन, कैलचास रिवील्स द प्लेग एज अ रिवेंजफुल एंड स्ट्रेटेजिक मूव बाय क्राइसिस एंड अपोलो. वह बताता है इस बात को, ऐसे वह डर के बताता है एगामेमनॉन से कि इसके पीछे सिर्फ एक कारण है कि जो चेरिसिस और ब्राइसिस को किडनैप कर लिया गया है, उसके कारण उसके पिता ने अपोलो की मदद से यह प्लेग उनकी सेना पर भेजा है. एगामेमनॉन फ्लाइज इनटू अ रेज एंड सेज दैट ही विल रिटर्न चेरिसिस ओनली इफ एखेलिस गिव्स हिम ब्राइसिस एज कंपनसेशन. तो इसी बीच एगामेमनॉन तैयार नहीं होता है और तैयार होता है एक शर्त पर कि अगर एखेलिस के पास जो ब्राइसिस है अगर उसे दे दिया जाए तो वो चेरिसिस को वापस कर देगा. और इस पर एखेलिस जो है वो गुस्सा हो जाता है, ठीक है. तो यही वह कंडीशन रखता है कि ब्राइसिस वह चेरिसिस को लौटाने के बदले अपने पास रखेगा, जो कि एखेलिस के पास थी, यानी ब्राइसिस, ठीक है. तो आगे क्या होता है? रेज एंड फ्यूरी ऑफ एखेलिस. अब इस बात से गुस्सा हो जाता है एखेलिस. एगामेमनॉन्स डिमांड ह्यूमिलिएट्स एंड इन्फ्यूरिएट्स द प्रॉड एखेलिस. इसके कारण बहुत हीन भावना महसूस करता है एखेलिस और बहुत गुस्सा हो जाता है उसे. द मेन आर्ग्यू एंड एखेलिस थ्रेटन्स टू विथड्रॉ फ्रॉम बैटल एंड टेक हिज पीपल द मिरामिडियंस बैक होम टू पाथिया. तो दोनों के बीच में बहुत बातचीत होती है, गुस्सैल बातचीत, जिसको कहते हैं तर्क वितर्क होता है. और एखेलिस जो है गुस्से में चेतावनी देता है कि मैं अपनी सेना को लेकर अपने घर लौट जाऊंगा. एगामेमनॉन थ्रेटन्स टू गो टू एखेलिस's टेंट इन द आर्मीज कैंप एंड टेक ब्राइसिस हिमसेल्फ. अब एगामेमनॉन क्या करता है कि एखेलिस के टेंट में जाता है और ब्राइसिस को खुद जाकर उठा कर ले आता है. एखेलिस स्टैंड्स पॉइज्ड टू ड्रॉ हिज स्वॉर्ड एंड किल द एथेंस कमांडर व्हेन द गॉडेस एथेना sent by Hera, the queen of the gods, appeared to him and checks his anger. इसी बीच एखेलिस इतना गुस्सा हो जाता है कि अपनी तलवार खींच लेता है और एथेंस के कमांडर इन चीफ जो है यानी एगामेमनॉन को मारने के लिए तैयार हो जाता है. लेकिन तभी देवियों की जो रानी है एथेना वो प्रकट हो जाती है, जिसे हेरा भेजती है, जो कि वह भी एक देवी है. तो वह आती है और उसके गुस्से को शांत करती है. एथेना's guidance along with a speech by the wise advisor Nestor finally succeeds in preventing the duel. तो एथेना का गाइडेंस और एक स्पीच देता है जो कि बहुत अच्छा एडवाइज़र है नेस्टर, जिसकी मदद से उसे समझा दिया जाता है एखेलिस को और
यह लड़ाई जो है, जो दोनों के बीच होने वाली थी, वो रुक जाती है। अब कॉम्प्रोमाइज क्या होता है? दैट नाइट एगामेम्नॉन पुट्स चैरिसेस ऑन अ शिप बैक टू हर फादर एंड सेंड्स heralds to have Briseis escorted from Achilles' tent. Achilles prays to his mother. Achilles जो अपनी माँ से प्रार्थना करता है, द सी निम्फ जो कि एक समुद्र की देवी है जिसका नाम थेटिस है, टू आस्क जीवस किंग ऑफ द गॉड्स टू पनिश द एथेंस। वह अपनी माँ से प्रार्थना करके कहता है कि आप देवताओं के राजा जीवस से यह कहिए कि वह ग्रीक की जो आर्मी है जिसको एथेंस कहा गया है उन्हें सजा दे। He relates to her tale of his quarrel with Agamemnon and she promises to take the matter up with Zeus, who owes her a favor as soon as he returns from a 13-day period of feasting with the Ethiopians. तो उसकी माँ जो है वादा करती है अपने बेटे से यानी एखियालिस से कि वह सारी बात को ज्यूस के सामने रखेगी और उससे फेवर भी मांगेगी जैसे ही वह 13-डे फीस्टिंग से लौटेगा, जो कि वह मना रहा है ये फीस्टिंग और इथियोपियंस के साथ। मीनवाइल क्या होता है कि एथेंस कमांडर ओडिसस जो है वह चैरिसिस को पहुंचा देता है किसके पास? उसके पिता क्राइसिस के पास, और वह रिक्वेस्ट करता है कि यह जो प्लेग है उसको हटा दिया जाए। तो क्राइसिस ओवरजॉयड टू सी हिज डॉटर, अपनी बेटी को देखकर खुश हो जाता है, प्रेज टू द गॉड टू लिफ्ट द प्लेग फ्रॉम द एथेंस कैंप, और वह प्रार्थना करता है अपोलो से कि जो प्लेग है उसको हटा दिया जाए। और अपोलो एक्नॉलेजेस हिज प्रेयर और अपोलो मान जाते हैं और ओडिसस जो है वो लौट कर आ जाता है अपने कॉमरेड्स के पास। तो इस प्रकार कॉम्प्रोमाइज होता है। रिफ्यूजल ऑफ एखियालिस, अब एखियालिस जो है इनकार कर देता है कि वह एथेंस की आर्मी की तरफ से यानी ग्रीक की तरफ से लड़ाई नहीं लड़ेगा। बट द एंड ऑफ द प्लेग ऑन द एथेंस ओनली मार्क द बिगिनिंग ऑफ वर्स्ट सफरिंग, यानी अब आगे क्या भुगतना पड़ेगा उनको यह दिखाया गया। वर्स्ट सफरिंग क्या है उनके लिए? एवर सिंस हिज क्वेरल विथ एगामेम्नॉन एखियालिस रिफ्यूजेस टू फाइट, एखियालिस बिकम्स वेरी एंग्री विथ एगामेम्नॉन। अब वह क्या करता है कि मना कर देता है कि अब वह युद्ध नहीं लड़ेगा। ही रिफ्यूजेस टू फाइट एनी लॉन्गर, अब वह लड़ना नहीं चाहता है। ही इवन आस्क हिज मदर थेटिस टू प्रे टू ज्यूस टू हेल्प द ट्रोजन्स, और वह अपनी माँ से प्रार्थना भी करता है थेटिस से कि आप ज्यूस से कहकर कहिए कि वह ट्रोजन्स की मदद करें, यानी इनके खिलाफ, ग्रीक के खिलाफ जाना चाहता है वो, और अपनी माँ से प्रार्थना करता है कि जो देवताओं के राजा हैं वो ट्रोजन्स की मदद करें, न कि एथेंस को। ऑल्दो ज्यूस हैज रिमेन न्यूट्रल सो फार ड्यूरिंग द वॉर, ही डिसाइड्स टू हेल्प द ट्रोजन्स। यद्यपि कि अभी तक ज्यूस ने किसी की मदद नहीं की थी, लेकिन वह फाइनली तैयार हो जाता है और ट्रोजन्स की मदद करने लगता है। द बैटल टॉल्स ऑन, युद्ध चलता रहता है। द फाइट बिटवीन द ट्रोजन्स एंड द ग्रीक्स कंटिन्यूज, दोनों के बीच में युद्ध चलता रहता है। द गॉड्स गेट इवन मोर इन्वॉल्व, जो देवता लोग हैं वो भी ज़्यादा शामिल हो जाते हैं इसमें, क्योंकि अब ज्यूस जो था वो ट्रोजन की मदद कर रहा था, हेरा जो थी वो ग्रीक्स की मदद कर रही थी। व्हेन हेक्टर इज हिट बाय अ जायंट रॉक शोन बाय एयास, अपोलो हील्स हेक्टर मेकिंग हिम इवन स्ट्रॉन्गर एंड फास्टर देन ही वॉज बिफोर। अब क्या होता है कि जब युद्ध चल रहा होता है तो हेक्टर पर प्रहार होता है एक बड़े से चट्टान का, जिसे एयास भेजता है, और अपोलो जो है वो हेक्टर का इलाज करता है और उसे और भी ज़्यादा ताकतवर बना देता है, पहले से भी ज़्यादा ताकतवर। विथ हेक्टर लीडिंग देम, चूँकि हेक्टर जो था वो ट्रॉय का सेनापति था, उधर से लीड कर रहा था। द ट्रोजन्स पुश द ग्रीक्स बैक टुवर्ड्स द शोर, और हेक्टर जो है, जो ट्रॉय का सेनापति था, वह ग्रीक लोगों को पछाड़कर फिर से समुद्र के किनारे पहुंचा देता है। डेथ ऑफ पेट्रोक्लस इन द वॉर, पेट्रोक्लस का युद्ध में मारा जाना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अब जब एखियालिस ने मना कर दिया कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, तो पेट्रोक्लस जो है वो लड़ने जाता है। पेट्रोक्लस इज किल्ड जस्ट एज इट लुक्स लाइक द ग्रीक्स आर गोइंग टू लूज द वॉर। एखियालिस बेस्ट फ्रेंड पेट्रोक्लस बेग्स एखियालिस टू फाइट, वह कहता है अपने दोस्त से, रिक्वेस्ट करता है कि लड़ो, लेकिन एखियालिस once again refused, क्योंकि उसने एक बार फिर से इनकार कर दिया। Patroclus then put out Achilles' armor and entered the battle, वह उसका आर्मर पहन लेता है और वह युद्ध में चला जाता है। ठीक है, he was fighting well and the Greeks were gaining ground until he ran into Hector. Hector killed Patroclus and took his armor.
अब क्या हुआ कि वह बहुत अच्छे तरीके से लड़ाई करता रहता है, लेकिन इसी बीच वह लड़ते लड़ते हेक्टर के पास चला जाता है जो कि ट्रॉय का सेनापति है, और हेक्टर उसे मार डालता है और उसका आर्मर छीन लेता है। अब क्या होता है, एखिलीस अब रिवेंज लेने के लिए युद्ध में कूद पड़ता है। तो रिवेंज ऑफ एखिलीस। एखिलीस enters the battle grief stricken over losing his friend. Achilles vows to avenge his death. अब क्या करता है, एखिलीस जो है बदला लेने के लिए कूद पड़ता है क्योंकि उसके सबसे प्यारे दोस्त की हत्या हो चुकी है। He has the Greek god Hephaestus forge him new armor and rejoins the battle. और उसका दोस्त जो था वो हेफेस्टस, वह उसे नया आर्मर देता है, और आर्मर का मतलब है जो लड़ाई करने का पूरा साजो सामान है वो उसे देता है। Soon the Greeks have pushed the Trojans back to the city of Troy. और इस बार फिर एखिलीस की मदद से जो है वो सिटी ऑफ ट्रॉय की जो सेना है ट्रोजन्स को पीछे धकेल दिया जाता है, और एखिलीस जो है बहुत अच्छे तरीके से युद्ध लड़ता है। एखिलीस एंड हेक्टर फाइनली फेस ऑफ इन बैटल। इस बार हेक्टर और एखिलीस आमने सामने आते हैं, और आफ्टर अ लॉन्ग फाइट, लंबे युद्ध के बाद एखिलीस किल्स हेक्टर, और हेक्टर को मार डालता है और अपने दोस्त के मौत का बदला एखिलीस ले लेता है। डेथ ऑफ एखिलीस। एखिलीस डाइज। अखेलिस की भी मौत हो जाती है। एखिलीस हैड वन वीकनेस। उसके शरीर में सबसे बड़ी कमजोरी थी हिज हील, उसकी एड़ी। ऐसा क्यों था? When his mother dipped him into the river Styx, she held him by the heel. उसकी माँ ने क्या किया था, रिवर स्टाइक्स जो कि एक बहुत ही जादुई नदी थी जिसमें उसको डुबाकर अपने बेटे को बहुत मजबूत बनाया था, तो उसे एड़ी से पकड़कर डुबाया गया था पानी में, जिसके कारण एड़ी जो है वो कच्चा रह गया, एड़ी कमज़ोर रह गई, जो कि उसका वीकनेस हो गया, और इसी के कारण वो मारा जाता है युद्ध में। शी हेल्ड हिम बाय द हील। एड़ी से पकड़कर उसको पानी में डुबाई थी, इसके कारण इसका हील जो है वो स्ट्रांग नहीं हो पाया। इट वॉज द ओनली प्लेस ही वॉज वल्नरेबल एंड वीक। यही वो जगह थी जिसमें सबसे ज़्यादा कमजोरी थी उसकी, और इस कमजोरी को गॉड अपोलो जानते थे, इसलिए उसने बताया पेरिस को, जो कि हेक्टर का भाई है और जो हेलेना को किडनैप किया था। वह एक एरो चलाता है एखिलीस पे, उसके पैर पर, उसकी एड़ी पर, और इसी घाव से एखिलीस की मृत्यु हो जाती है। एखिलीस के बारे में भविष्यवाणी पहले ही की गई थी कि इसकी मृत्यु युद्ध में होगी, और एखिलीस हिल जो है एक प्रकार का एक प्रोवर्ब है जिसको आप पढ़ते होंगे तो इसका मतलब होता है सबसे बड़ी कमजोरी। ठीक है, तो एखिलीस की मृत्यु का कारण उसका हील ही था, उसकी एड़ी में कमजोरी थी। ठीक है, अब विक्ट्री ऑफ ग्रीक्स, कैसे ग्रीक जीत जाते हैं। तो ओडिसस जो है, जिसके बारे में मैंने शुरू में बताया था कि ओडिसस जो था, जो एखिलीस के बाद सेनापति बनता है, केम अप विथ एन आइडिया एज टू हाउ द ग्रीक्स कुड गेट बिहाइंड द वॉल्स ऑफ ट्रॉय। वह कोशिश करता है कि कैसे वह उसके वॉल में प्रवेश कर सके, यानी जो ट्रॉय का बहुत ही विशाल, बहुत शक्तिशाली जो किला है उसके अंदर कैसे जाया जा सके। दे बिल्ट अ लार्ज वुडन हॉर्स। उन्होंने एक बहुत बड़ा घोड़ा बनाया लकड़ी का। सम ऑफ द सोल्जर्स हिड इनसाइड द हॉर्स। और कुछ सिपाही जो हैं उसमें घुस गए। वाइल द रेस्ट ऑफ द ग्रीक आर्मी गॉट इनटू देयर शिप एंड सेल्ड अवे। और लोगों को दिखाने के लिए, ट्रोजन्स को दिखाने के लिए जो सेना थी वो अपने जहाज़ों पर बैठकर समुद्र में चली गई कि वे लोग लौट रहे हैं। द ट्रोजन्स थॉट दैट दे हैड वॉन द बैटल एंड दैट द हॉर्स वॉज गिफ्ट। और ट्रोजन्स ने समझा कि वो लोग जीत चुके हैं और सेना भाग खड़ी हुई है, और जो लकड़ी का घोड़ा बनाया था इन लोगों ने, उन्होंने सोचा कि उनके लिए गिफ्ट है। दे रोल्ड द हॉर्स इनटू द सिटी एंड बिगैन टू सेलिब्रेट। उन्होंने बड़ा सा घोड़ा जो था लकड़ी का उसे ले गए अपने राज्य में और सेलिब्रेट करने लगे अपनी विक्ट्री को, अपनी जीत को। ड्यूरिंग द नाइट, रात में क्या हुआ, द ग्रीक शिप्स रिटर्न। जो जहाज थे ग्रीक्स के वो लौट कर आ गए। ओडिसस एंड हिज मेन स्नक आउट ऑफ द हॉर्स, किल्ड द गार्ड्स एंड ओपन द गेट्स। और ओडिसस जो था वो निकल कर आया, घोड़े से बाहर आया अपने साथियों के साथ, और गार्ड्स को मार डाला, और जो गेट था ट्रॉय का उसे खोल दिया। और द ग्रीक आर्मी एंटर्ड द गेट्स। और ग्रीक की जो आर्मी थी वो घुस गई ट्रॉय में एंड डिस्ट्रॉय द ट्रोजन्स। और पूरे ट्रोजन्स को मार डाला। द ग्रीक्स फाइनली वॉन द वॉर। और इस प्रकार ग्रीक की विजय हुई और हेलेना को वापस लाया गया। सो दिस वे दिस एपिक
the Iliad ends. So dear students, thanks for watching. I hope that you understand the whole poem and the story of the Iliad. So thank you so much again for watching. Keep on watching. If you are new to the channel, subscribe the channel and enjoy the learning. Thanks again. Have a good day.